नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये डे 31 है हमारी डेली एमसीक्यू सीरीज़ का, जो पूरा प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप पीछे के सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। डेली आपके लिए हम 5 एमसीक्यूज़ लाते हैं, 5 टॉपिक कवर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जो पहला सवाल है वो है इन्वायरमेंट से, जो फ्लोरा और फौना है उसमें फौना सवाल दिया है हमने आपको हमने 5 एनिमल्स के नाम बताए हैं: सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, डॉल्फिन, सी ऑटर। इनमें से कौन सा लिविंग मैमल है आपको ये बताना है। तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहला, क्या वो मैमल है या फिश है। अगर वो मैमल है तो क्या वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वो लिविंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहला है सी काउ, ये एक्सटिंक्ट हो गया है, ये अब लिविंग नहीं है, ठीक है। वहीं पे जो आपका सी हॉर्स है वो एक फिश है, ना कि एक मैमल। तो आपने 1 और 2 एलिमिनेट कर दिया, बच गया 1 और 2 काटने पर क्या गया, आपका ए और बी चला गया। आपने ए और बी दोनों एलिमिनेट कर दिया। अब 3 और 4 यहाँ पर भी है, 3 और 4 यहाँ पर भी है। तो मेरे को सी लायन और डॉल्फिन तो चेक करना ही नहीं है। वैसे भी आपको पता है कॉमन सेंस से कि डॉल्फिन जो है वो एक मैमल है, ठीक है। जो गंगेटिक डॉल्फिन है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इस पर सवाल पहले यूपीएससी पूछ चुका है। सी ऑटर जो होता है वो एक मैमल है, लिविंग भी है। तो आपका जो 5वां है सही है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 3, 4 और 5 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। 5 ग्रुप हैं मरीन मैमल के। पहले ग्रुप में सील, सी लायन, वॉलरस आता है। दूसरे ग्रुप में वेल, डॉल्फिन आते हैं। तीसरे में सी ऑटर आता है। चौथे में ड्यूगोंग आता है। अच्छा, कई बार लोग ड्यूगोंग को भी सी काउ बोल देते हैं, तो वो उसका नाम नहीं है सी काउ, उसका नाम ड्यूगोंग है। उसको लोग प्यार से अरे मतलब निकनेम बोलते हैं, उसको शाकाहारी होता है ना, इसी कारण से उसको। और अगला है पोलर बियर। तो ये जो आपके जो जीव हैं ये आपके मरीन मैमल्स हैं। जो सीहॉर्स होता है वो एक मरीन फिश है ये। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का जो पावर है उसके बारे में। क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से है। राज्यसभा कंसीडर्स एंड अप्रूव नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल। राज्यसभा के पास मनी बिल को अमेंड करने का पावर नहीं होता। मनी बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, वो केवल लोकसभा में ही पेश होगा। तो आपका जो मनी बिल है इस पर राज्यसभा का काफ़ी लिमिटेड पावर होता है। राज्यसभा कैन अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। राज्यसभा एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। अगला है इट कैन नॉट एलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसीजर ये इनिशिएट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका जो चौथा है ये चला गया, ठीक है ना। और बाकी 1, 2, 3 तो सही है ही, तो आपका आंसर आ गया सी। क्लियर है, चौथा आपने एलिमिनेट कर दिया ना अभी, बाकी 1, 2 और 3 सही है। आपका आंसर हो गया सी। अगला चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था जो एनसीईआरटी है क्लास 11th की, उससे। अच्छा, उस किताब में ये किताब पढ़ना है आपको लक्ष्मीकांत के पहले। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी, अगर आप 2024 में अटेम्प्ट देने वाले हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आप पहले इस किताब को पढ़ लीजिए। क्लास 11th के एनसीईआरटी के सोशल नेटवर्क, इसको पहले पढ़ लेना। इसके पढ़ने के बाद एक किताब आएगी पतली सी, पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी पढ़ लेना। दोनों किताब छोटी छोटी सी है, इससे आपका जो बेसिक है ना वो मजबूत हो जाएगा। तो ये दोनों पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले। एक किताब और है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो भी जिंदावाली जो है ना, उसी के बेसिस पे एक किताब बेसिकली लिखी गई है। क्या बोलते हैं, क्लास 11th की ही इंडिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस की एनसीईआरटी है, उसको पढ़ लेना, GS1 में काम आता है मेंस में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। राज्यसभा मनी बिल को न तो इनिशिएट कर सकता है क्योंकि मनी बिल लोकसभा में ही पेश होगा, उसको अमेंड भी नहीं कर सकता है,
ठीक है ना, उस पर केवल रिकमेंडेशन दे सकता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक अमेंडमेंट बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर प्रेसिडेंट को साइन करना ही होता है, उसको रेटिफाई करना ही होता है, उस पर कंपल्सन है प्रेसिडेंट पे। तो आपका पहला भी सही, दूसरा भी सही, तो आपका जो सी है बोथ 1 एंड 2 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और, अगर मनी बिल है, राज्यसभा उसको अमेंड तो कर नहीं सकता, ठीक है, उसमें केवल अमेंडमेंट उसमें जो रिकमेंडेशन है केवल वही दे सकता है अपना। अगर राज्यसभा 14 दिन तक कोई एक्शन नहीं लेता, कोई डिसीजन नहीं लेता, तो उस बिल को अपने आप पास मान लिया जाता है बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है। राज्यसभा पास करे ना करे, उसको 14 दिन के बाद पास मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है आपके फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर किस बेसिस पर? हेल्थ के बेसिस पर, मोरालिटी के बेसिस पर और पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर। ये 4 चीज़ें हमारे आर्टिकल 25 में मेंशन्ड है। कह रहा है कि सभी व्यक्ति फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ये 2 चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। बस पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, मोरालिटी का ध्यान रखना है और हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप धर्म के नाम पर हुड़दंग मचाएंगे जाके मार्केट में। पब्लिक ऑर्डर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो आपका हेल्थ, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। सिख जो कृपान धारण करते हैं, जैसे कि उसको क्रिमिनलाइज किया गया है कि वो सिख फेथ का एक इंटीग्रल पार्ट है। जो पगड़ी पहनते हैं वो भी इंटीग्रल पार्ट है उनके रिलीजन का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, जो उससे लेफ्ट में आके जुड़ती है? जैसे कि इंडस चलता है इस साइड, ठीक है ना, तो इसका लेफ्ट हो गया ये वाला और राइट हो गया इसका ये वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो काबुल है, काबुल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गिलगित राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। श्योक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो श्योक नहीं होगा, गिलगित नहीं होगा, काबुल नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट से एक नदी आके जुड़ती है पंजनाड, और जो पंजनाड है ना, ये सभी नदियों का समूह है, चाहे वो सतलज हो, रावी हो, चेनाब हो, झेलम हो, ये सभी नदियां आपस में आकर के मिल करके पंजनाड बनाती हैं। तो आपका ब्यास और रावी दोनों हो जाएगा। आप एक चीज़ देखो, जो भी मेजर रिवर है ना, चाहे वो ब्यास हो, चाहे रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, ये सभी नदियां इंडस के लेफ्ट में हैं, उसके राइट में नहीं हैं, ठीक है। तो ब्यास और रावी दोनों हो गया। 2 एंड 5 केवल सी सही है। तो आपने देखा यहाँ पर मैं अच्छी चीज़ बताना, यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो अरेंजमेंट है ना वो पूछ सकता है। जैसे कि सबसे लेफ्ट में सतलज है, ठीक है, फिर ब्यास की बारी आएगी, फिर रावी की बारी आएगी, चेनाब की बारी आएगी, झेलम की बारी आएगी, फिर आपका इंडस की बारी आएगी, ठीक है। एक चीज़ और सवाल पूछ सकता है कि कौन सी वो नदी है जो अपने यूथ स्टेज में ही मेंडर करती है, मतलब मटक के चलती है? झेलम। इसका स्लोप काफ़ी कम है इसके यूथ के समय में ही, इसी कारण से वो यूथ में ही मेंडर करती है। ये मैं आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके जो गंगा की जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है और जो राइट ट्रिब्यूटरी है दोनों देख लीजिएगा। रैप ट्रिब्यूटरी है इधर, जैसे कि आपका जो गंगा का जो गंडक है, घाघरा है, ये सब इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। वैसे जो आपका यमुना है, बेतवा है, ये सब गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। तामसा है, सोन नदी है, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। क्लियर है? तो जो मेन रिवर सिस्टम है ना, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, इंडस हो, गंगा हो,
तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ आकर के इसमें गिरती हैं। अच्छा, लेफ्ट बैंक राइट बैंक थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा, ज़्यादा घुस के पूछना हो जाएगा। मोटा मोटी कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियाँ आकर के इन मेन नदियों में गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। ठीक है ना, 3 चीज़ें याद करना। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। जो टेलीग्राम का लिंक है वो कल्पवृक्ष_IAS है, हमारा वेबसाइट है kalpavrikshias.in, तो इसको देख सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग अपने अगले वीडियो में सुबह में 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।